जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी टेट में वर्ग 3 की जो भर्ती होनी है, जो परीक्षा होनी है, उसमें पर्यावरण के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में सबसे पहले दिया है हमारा परिवार हमारे मित्र। ठीक है, सबसे पहले यही दिया है कि हमारा परिवार हमारे मित्र, और आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा विस्तृत रूप से आपका पर्यावरण बाल विकास सभी का अध्ययन करवाया जाएगा। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो। ठीक है, और शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास होती है बाल विकास पर्यावरण की, तो वो लाइव टेस्ट जरूर दें सभी लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और दोपहर में 2-2:30 बजे जो है आपकी बाल विकास की लाइव क्लास होती है, तो उससे भी जरूर जुड़ना है। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज हम परिवार से संबंधित पढ़ेंगे, और साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ेंगे, जहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में कि परिवार क्या है और परिवार से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है सामाजिक संगठनों में सबसे या प्राथमिक जो सामाजिक संगठन है वो कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए परिवार। ठीक है ना। तो परिवार का जो है इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका लालन पोषण होता है, पालन पोषण होता है। ठीक है, परिवार ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। आपसे पूछा जाएगा कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो परिवार होती है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से लिखते जाना, मैं जो आपको क्वेश्चन बताता हूं वो आप नोट्स बनाते जाना। यहां से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद करनी है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। समाजीकरण, संस्कृति के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको पता होगा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बस धीरे धीरे उसका सामाजिकरण होता है। सबसे पहले वो अपनी माँ को जानता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने पिता को और अपने परिवार को जानने लगता है। मतलब उसका समाज से क्या होता है, समाज से वह मिलता है, समाजीकरण होता है। ठीक है, धीरे धीरे वह सामाजिक संबंधों को जानने लगता है। और उसी में अगर हम बात करें कि सामाजिक संबंधों की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे पहली इकाई है, वो परिवार है, जिसमें बच्चे का जन्म होता है, पालन पोषण होता है और बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है परिवार के बारे में। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा अगर हम पढ़ें तो परिवार शब्द लैटिन भाषा के जो है फैमुलस से बना है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, इससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर आते हैं। ठीक है, एक परिवार में माता पिता और अविवाहित बच्चे और नौकर इसमें आते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। तो ये किसने कहा है, मैकाइवर ने कहा है। तो जो अलग अलग विद्वान हैं सभी ने अपने अपने अनुसार से अलग अलग जो है अपने विचार जो है प्रकट किए हैं। बात कर लेते हैं क्लेयर के अनुसार। क्लेयर परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था है। कौन बोल रहे हैं, क्लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरस्तु साहब ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार की विशेषताएं, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है, और इस प्रकार से विकल्प दिए जाएंगे और एक विकल्प गलत दिया जाएगा। ठीक है, विवाह एवं यौन संबंधी परिवार की व्यवस्था है, विशेषता है। वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली होती है। एक सामान्य निवास स्थान होता है, सार्वभौमिक संगठन होता है, परस्पर आर्थिक बंधन होता है, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की क्या होती है, भावना होती है। ये चीज भी याद रखनी है। परिवार के प्रकार, परिवार के जो है आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार के 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। काय के आधार पर, आकार के आधार पर होते हैं। एक तो होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। आकार के आधार पर कितने मनुष्य के कितने परिवार के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो एक एकल परिवार
और संयुक्त परिवार, मतलब दो भेद होते हैं। ठीक है, आपके विकल्प दिए जाएंगे 2 3 4 ऐसे विकल्प दिए जाएंगे, आपको टिक करना है 2, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, है ना। जान लेते हैं एकल परिवार के बारे में। इस तरह के परिवार में माँ बाप तथा उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यह परिवार कैसा होता है? छोटा होता है। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये क्या है? एकल परिवार है ना। ये बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये एकल परिवार कहलाता है। और एकल परिवार जो है माँ बाप बच्चे इसमें शामिल होते हैं, तो ये चीज आपको देख लेनी है। अब बात कर लेते हैं हम संयुक्त परिवार की। जी हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, ताई ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं। यह परिवार कैसा होता है? बड़ा होता है। ये देखो परिवार, ये दादा दादी हैं और चाचा चाची, इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? संयुक्त परिवार होता है। तो हमने पढ़ा कि आकार के आधार पर जो परिवार के भेद होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, एक तो एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में हमने यहां पर देख लिया है। यहां पर देखते हैं क्या है। संयुक्त परिवार जो है हमने देख लिया, किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें एकल परिवार। एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता, लड़का और लड़की, मतलब जो बच्चे होते हैं अविवाहित बच्चे, वो होते हैं एकल परिवार में। तो इस प्रकार से देखेंगे। बात करेंगे संयुक्त परिवार में, तो दादा दादी, फिर ताऊ ताई, फिर उनके बच्चे, माँ बाप, फिर उनके बच्चे, चाचा चाची, बच्चे और बुआ बच्चे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि दादा दादी में ताऊ ताई, अगर ये भज्जा भाई हैं इनके, तो बड़े भाई हैं, अगर आपके बड़े पापा हैं तो ताऊ ताई हैं, आपके माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, बुआ लोग हैं। तो ये संयुक्त परिवार और उनके जो बच्चे आएंगे, ये सारे के सारे इसमें मिलकर एक संयुक्त परिवार का गठन करते हैं। तो एकल परिवार भी देख लिया हमने, संयुक्त परिवार भी देख लिया। अब ये चीज बहुत अच्छे से हमें समझनी है। ठीक है, एकल परिवार के गुण यहां से पूछा जाएगा कि आपको बताइए कौन सा एकल परिवार का गुण नहीं है। तो एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे हुए किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवार सुखी परिवार होता है। एकल परिवार सदस्यों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। एकल परिवार अपने सभी सदस्यों का शिक्षित होने का समान अवसर देता है। एकल परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती है। एकल परिवार में सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। परिवार में सभी लोग खुश एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो ये एकल परिवार के क्या हो गए? गुण हो गए। अब वहीं अब किसी के गुण हैं तो दोष जरूर होंगे, तो एकल परिवार के दोष भी देख लेते हैं। एकल परिवार में प्राय बच्चे का उचित देखभाल नहीं हो पाता। सही बात है, जैसे माता पिता होते हैं एकल परिवार में बस, और संयुक्त परिवार में हम देखते हैं कि दादा दादी बहुत सारे लोग हैं, तो बच्चों की देखभाल उचित रूप से होती है। कहीं आपके बच्चे को दादा खिला रहे हैं, इस प्रकार से अलग अलग रूप से इसके होते हैं, उनकी देखभाल करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एकल परिवार में प्राय बच्चे का उचित देखभाल नहीं हो पाता। एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना पनपती है। एकल परिवार को बुरे समय तथा अन्य जो संकट की समय आते हैं आर्थिक शारीरिक व भावात्मक रूप से, तो ये सहारे नहीं मिलते। जबकि संयुक्त परिवार में हम देखते हैं कि किसी पर भी संकट आता है या किसी प्रकार की आपदा आती है तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। बात करते हैं संयुक्त परिवार के गुण के बारे में। तो संयुक्त परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास होता है। संयुक्त परिवार में घरेलू एवं बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन की सुविधा होती है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। संयुक्त परिवार की बात करें तो परिवार के सदस्यों में त्याग, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं और अनुष्ठानों को मिलजुल कर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो संयुक्त परिवार में कहीं ना कहीं परिवार को जो भी सदस्य होते हैं, जो भी माता पिता होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल अच्छे से होती है। उनके जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपदाओं के समय, दुख के समय खड़े होते हैं उनके साथ में, लेकिन ऐसा एकाकी परिवार में नहीं होता है। संयुक्त परिवार के दोष भी देखो। संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना भी होती है, आपने देखा होगा, है ना। संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं मिलते। अब संयुक्त परिवार की बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें होते हैं, तो कोई भी काम होता है तो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं कि वो काम कर लेगा, वो कर लेगा, तो पारिवारिक कलह इसमें स्वाभाविक है।
संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है, क्योंकि जो स्त्री होती है, अब बहुत सारे लोग परिवार में हैं, जैसे मान के चलो कि 20 सदस्य हैं, तो 20 सदस्य और भी ऐसी बहुत सारी समस्या होती, तो परिवार जो है महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपना व्यक्तित्व निखारने का अवसर नहीं मिलता है। संयुक्त परिवार में बालकों का विकास पूर्ण रूप से भी नहीं हो पाता है। तो संयुक्त परिवार के भी कुछ दोष हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण देख लेते हैं। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या है। 3-4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको बताना होगा। संयुक्त परिवार प्रथा में दोष है। इन दोषों के कारण संयुक्त परिवार व्यक्तिगत परिवारों में बदलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार विघटन के कारण निम्न प्रकार से हो सकते हैं। देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो कारण हैं। सबसे पहला तो है औद्योगिकरण। आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से बताइए कौन सा संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। यहां पर देखो, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, शैक्षिक कारण और जाति व्यवस्था का विघटन, ये संयुक्त परिवार के विघटन के कारण है। आपको यहां से याद रखना है। औद्योगिकरण के कारण परिवार के सदस्यों को काम करने के लिए क्या शहर जाना पड़ता है। वे सदस्य वहीं बस जाते हैं, जिसके कारण वह एक स्वतंत्र परिवार के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर लेते हैं। तो औद्योगिकरण भी एक कारण है संयुक्त परिवार के विघटन का। बात लेते हैं जनसंख्या वृद्धि। संयुक्त परिवार में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे स्थान अभाव के कारण उसमें से धीरे धीरे सदस्य अलग अलग होकर अपने जो है परिवार बसा लेते हैं। अब जैसे बहुत सारे 50 सदस्य होते हैं, अब 50 सदस्य अगर परिवार में हो गए और 20 सदस्य को रहने की जगह है, तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता होती है वो बदलती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी संयुक्त परिवार का क्या होता है, विघटन हो जाता है। बात कर लेते हैं नगरीकरण। तो औद्योगिकरण द्वारा औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रकार अनेक नवीन नगरों का जन्म हुआ। इन नगरों में जनसंख्या के अनुपात में निवास स्थान की कमी है, जिसके कारण पूरा परिवार संयुक्त रूप से नहीं रह सकता। तो नगरीकरण भी एक कारण होता है संयुक्त परिवार के विघटन का। नेक्स्ट बात करेंगे हम जाति व्यवस्था का विघटन। जी हां दोस्तों, जाति व्यवस्था के विघटन से संयुक्त परिवार को आघात पहुंचा है। जो व्यक्ति जाति व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ता है, उसे संयुक्त परिवार से अलग कर दिया जाता है। जैसे आपने विवाह आदि देखा होगा कि विवाह में एक ही जाति के जो है लड़का लड़कियों का विवाह होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, अगर दूसरी जाति के साथ कोई लड़का विवाह कर लेता है तो जो सामाजिक बंधन होते हैं, जो जाति व्यवस्था के संबंध में जो बंधन होते हैं, उन बंधनों के चलते उन्हें अलग परिवार जो है स्थापित करना होता है। तो इससे भी क्या होता है कि जो हमारा संयुक्त परिवार है वो टूट जाता है। तो यहां पर दोस्तों हमने देखे संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, हमने देख लिया औद्योगिकरण, जनसंख्या की वृद्धि, नगरीकरण, शैक्षिक कारण और जाति व्यवस्था का विघटन। ठीक है, इतने सारे कारण हैं जो हमें याद रख लेना है। बात कर लेते संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय संस्कृति की आधारशिला। आपको पता होगा कि प्राचीन काल से ही हमारे गांव में, हमारे शहर में सब जगह संयुक्त परिवार की एक प्रथा है। संयुक्त परिवार हिंदू सामाजिक संगठन का एक प्रमुख आधार है। संयुक्त परिवार का मुखिया घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता है। परिवार के सदस्यों की शिक्षा, दीक्षा तथा विवाह संबंध आदि की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। परिवार के कमाने वाले सदस्य चाहे वे व्यापार से कमाते हैं और चाहे नौकरी से, अपनी कमाई को परिवार के मुखिया के हाथ में देते हैं। उसी आय से परिवार का मुखिया परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी भेदभाव के करता है। तो ये संयुक्त परिवार के संबंध में है। अब हम बात कर लेते हैं परिवार के कार्य। जी हां दोस्तों, परिवार के कार्य भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। आपसे पूछा जाता है कि बच्चे का पहला स्कूल कौन होता है, तो परिवार ही होता है ना। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। यहीं से बच्चे के समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। बालक सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण परिवार से ही करता है। परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा बच्चे का विकास होगा। परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। परिवार के माध्यम से शैक्षणिक कार्य एवं मनोरंजनात्मक जो कार्य हैं पूरे किए जा सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे परिवार के कार्य हैं। और भी देख लेते हैं, परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां होती हैं, जिसकी वजह से बालक बालिकाओं और स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जा सकता है। परिवार से मिलजुल कर जो है रहना सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि समाज में अगर आपको रहना है तो आपको जो है मिलजुल कर रहने की जो अवधारणा है, जो प्रक्रिया है, वो आपको आनी चाहिए। बालक की शिक्षा में परिवार का क्या महत्व है,
ठीक है। बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा का आरंभ परिवार में ही होता है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। परिवार में बालक सबसे अधिक मां के संपर्क में रहता है। मां की आदतों, कार्यों और व्यवहार का प्रभाव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक परिवार की भाषा, रहन सहन, आचार विचार, रुचियां आदि अलग अलग होती हैं, इसलिए दो परिवारों के बालकों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, है ना। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों का विकास एक ही प्रकार हो। किस कारण होता है? क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की उम्र शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़कों के लिए 18 वर्ष जबकि लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब से यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि परिवार की बात हो रही है तो परिवार में विवाह भी एक संबंध होता है जो परिवार के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश सरकार के दौरान कौन सा ऐसा अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत जो है लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष की गई। तो आपका उत्तर होने चाहिए शारदा अधिनियम 1929। या इस प्रकार से पूछा जाएगा कि शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़कों की आयु कितनी रखी गई और लड़कों की आयु कितनी रखी गई विवाह की। ठीक है, ये चीज यहां से एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। बाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा लड़कों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु जो है निर्धारित की गई। तो यहां से आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मैं जो बताता जा रहा हूं उसको नोट करते जाना है। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, इसके बारे में देखें कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि आप लोग जानते होंगे। लुईस ब्रेल जो है फ्रांस के रहने वाला था। जब 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आंख में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, वह पढ़ने की तरकीबें सोचता रहा था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी गई, जिसके जन्मदाता माने जाते हैं लुईस ब्रेल। सभी को याद रख लेना है। इस तरह की जो लिपि है वो मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर जो है पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन जिससे इसे पढ़ना लिखना और आसान हो गया है। ठीक है, तो ये चीज भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, ब्रेल लिपि से संबंधित। और परिवार के बारे में इतनी हमने महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देखी है कि परिवार के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा ताऊ सभी लोग रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो इतने चीजें हमने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। परिवार के संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, सभी के गुण भी देख लिए हैं। यहां पर अगर कोई आपको डाउट लगता है तो जरूर कमेंट में करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, अब यहां से दोस्तों आपके पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्नों के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका उत्तर होगा 21 से 18, है ना। लड़के की 21 और लड़कियों की 18, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के और लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है 21 और 18 है। ठीक है, अगला आपसे पूछा जाएगा कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके बच्चे होते हैं। यह कथन किसका है? जल्दी से, यह कथन मतलब कैसा है? तो सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि सही है। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पर बोला गया कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके बच्चे होते हैं। मतलब एक प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिवार है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। वैसे हमने एकाकी और संयुक्त परिवार तो पढ़े ही हैं, तो विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है। देख लेते इसके बारे में कुछ। इसके बारे में है कि परिवार
एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यता होती है, अतः परिवार में केवल माता पिता और बच्चों का शामिल होना गलत है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न होगा दोस्तों कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से, समाजीकरण का जो पहला पाठ प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, वो होता है परिवार से। सभी को पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि परिवार में ही जो है सर्वप्रथम बच्चा सीखता है। तो परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है जहां वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरुआत भी परिवार से ही होती है। इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहली पाठशाला कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राथमिक समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ये क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है। बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व प्रारंभ होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो चलती है वो जीवन पर्यंत चलती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? अब आपको बताना है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे। तो एकल परिवार से इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो 5 का हो जाएगा विकल्प नंबर बी, है ना, जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, वो एकल परिवार कहलाता है। हमने पढ़ लिया पहले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे कि संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकल परिवार का अस्तित्व आया। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। यह परिवार बहुत छोटा तथा सुखी परिवार होता है, सभी को पता है। ठीक है, याद रख लेना। पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज तथा सामान्य बात है ना। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो कौन सा कथन सही है? तो वो कथन है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। सामाजिक बुराइयों में दहेज तथा बाल श्रम प्रमुख बुराइयां हैं। इन बुराइयों का प्रमुख कारण है अशिक्षा एवं गरीबी। तो आप सभी को कैसा लग रहा है वीडियो? लाइक जरूर कर दें और पूरा का पूरा कोर्स इसी तरह से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना है सभी लोगों को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपको बताना, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। जबकि 1 नवंबर 2007 को इसे लागू किया गया। तो सभी लोगों को रटना है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना अपने मित्रों तक, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया 2006 में, लागू किया गया 2007 में। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? आप सभी को बताना है। ये 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, तो जल्दी से कमेंट लिखो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। जल्दी जल्दी से एक 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। उत्तर होगा बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। ये जो है परिवार की नहीं है। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य परिवार में भी सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार छोटा हो या बड़ा दोनों हो सकता है। ठीक है, परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहना चाहिए। इसके अलावा वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों तथा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? जल्दी आपको बताना है शारदा एक्ट के बारे में। तो शारदा एक्ट का भी आपसे पूछा जाएगा बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा से। तो इसका उत्तर होगा बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। 1929 का संबंध बाल विवाह से संबंधित था। आपसे पूछा जाएगा शारदा एक्ट कब आया? तो 1929 में आया, है ना। इसका संबंध बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष रखी गई थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर आपके क्लियर होंगे, आपसे पूछे जाएंगे। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, क्या है? बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज या ए सभी? तो उत्तर होगा ए सभी।
चाहे बाल विवाह हो, चाहे बाल श्रम हो या फिर दहेज हो, ये सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों के उदाहरण माने जाते हैं। समाज में दोष उत्पन्न करने वाले तत्व सामाजिक बुराइयां कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम आदि बुराइयां आती हैं। तो सभी को रट लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। हमने यहां पर आज हमारा पहला जो टॉपिक था परिवार से संबंधित था, उसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, एमपी टेट सीटीईटी जो भी वाले हैं सभी लोगों के ये पूछा ही जाता है, परिवार टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, हमारा परिवार, हमारे मित्र, यहां से हमने पूरा का पूरा क्लियर किया है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए जिसको वीडियो अच्छा लगा और वो लाइक ना करे। तो सभी लोगों को लाइक करना है, कमेंट में भी आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अपने मित्रों तक, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि सभी ग्रुपों में इसको शेयर करना है। पूरा वीडियो आपको, पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पूरा विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में फिर क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहना है। शाम को 6:30 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपकी लाइव क्लास होती है, बाल विकास पर्यावरण से संबंधित टेस्ट सीरीज, वो जरूर देखें। ठीक है, बाल विकास से संबंधित रोज दोपहर में 2:30 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, तो वो जरूर पढ़ें। हिंदी से संबंधित 9 बजे लाइव क्लास होती है, तो उसको भी देखना है। और रात्रि 12 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, स्टडी ट्रिक सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। जय हिंद।